हेलो माय ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम लोग राइटिंग टास्क 1 में पाई चार्ट करेंगे। ठीक है, कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, वही चीज़ें जो हम बाकियों में करते हैं। क्वेश्चन को रीड। द गिवन ग्राफ शोज द मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर यूएसए इन 1980 एंड 1990। ठीक है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में बताया हुआ है यूएसए में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 5 टाइप्स की बना है, 1 2 3 4 एंड 5। अब आपने क्या करना है, डिवाइड कर लो कितना पोर्शन आपने BP1 में लिखना है, कितना आपने BP2 में लिखना है। अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो, नॉट कंपल्शन कि जो मैंने लिखा है आपने भी वही लिखना है। अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। 3 को 1 में लिख दो, 2 को 1 में लिख दो। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड है, जैसे करना है वैसे आप कर सकते हो। अब जो मेन बात हमें इसमें नोटिस करनी होती है वो क्या है, वो देखो। ये जो ब्लू कलर में हमें गिवन है, ये पहले 22% था, ये 27 है। इट मीन्स कि ये इंक्रीज़ हो गया। इसके आगे हम आई लिख देंगे। ठीक है, ये 5% है, ये भी 5% है, तो इसके आगे हम एस लिख देंगे। मतलब सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ। पहले भी 5 था, अब भी 5 है। ये 5 था, यहाँ पे 10 हो चुका है। सो इट मीन्स कि ये इंक्रीज़ हो चुका है। ये 42 था और ये 33% है, तो यहाँ पे हम डी लिख देंगे, मतलब डिक्रीज़ हुआ है। ये 26 था, ये क्या हो गया, 25 हो गया, तो इट मीन्स कि ये क्या हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है। ठीक है, इन चीज़ों को आपने लिख लेना है, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम है वो सेव हो जाएगा और आप इजीली राइटिंग टास्क 1 को 15 to 10 मिनट्स में कर सकते हो इजीली। ठीक है, सो अब हम लोग इसका सैम्पल आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मैंने क्या बोला, द इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रपोर्शन ऑफ डिस्पैरेट सॉर्ट ऑफ सोर्सेज विच प्रोड्यूस एनर्जी इन अमेरिका फ्रॉम 1980 to 1990 आर डिपिक्टेड बाय द रेंडर्ड पाई चार्ट्स। तो मैंने क्या बोला कि जो इन्फॉर्मेशन है किसके साथ रिगार्डिंग परसेंटेज डिफरेंट सोर्सेज की, डिस्पैरेट होती है डिफरेंट सोर्सेज की प्रपोर्शन जो सोर्सेज प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी को अमेरिका में इस टाइम पीरियड के दौरान, उसको इस पाई चार्ट्स में बताया गया है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन गिवन है। तो वहाँ पे हमें गिवन था द डायग्राम शोज़, तो मैंने लिख दिया द इन्फॉर्मेशन अबाउट। शोज़ की जगह मैंने क्या लिख दिया, द इन्फॉर्मेशन अबाउट। ठीक है, वहाँ पे हमें परसेंटेज गिवन था तो मैंने प्रपोर्शन लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमें वहाँ पे बिटवीन गिवन था, तो बिटवीन को चेंज करके मैंने फ्रॉम में लिख दिया। वहाँ पे यूएसए गिवन था तो यूएसए को मैंने अमेरिका लिख दिया। ठीक है, ये सारे मैंने इसमें अल्ट्रेशंस किए हैं। ठीक है, पैसिव में मैंने बना दी और मैंने आपको बता दिया कि पैसिव कैसे लिखना है। ठीक है, और आप बहुत अच्छे से लिखते भी हो पैसिव को। सो अब हम लोग जो हमारा BP1 है उसको स्टार्ट करते हैं। सेम कनेक्टर यूज़ करेंगे जो हम बाकियों में यूज़ करते हैं। आफ्टर एनालाइजिंग इट कैन बी सीन क्लियरली दैट, एनालाइज करने के बाद ये हम क्लियरली देख सकते हैं। आइडेंटिकल अप्रोच वाज फॉलोड बाय हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इन बोथ ईयर। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है उन्होंने आइडेंटिकल अप्रोच फॉलो किया, मतलब उसकी जो परसेंटेज है ना वो आइडेंटिकल है, सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ है। किनकी प्रपोर्शन में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर परसेंटेज में। सो देखते हैं, ये जो हमें गिवन है ये 5% है, ये भी 5% है। सो मैंने यही बोला इन दोनों की जो परसेंटेज है वो सेम है, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, क्लियर हुआ कैसे मैंने लिखा इसको, कि आइडेंटिकल थी इनकी परसेंटेज दोनों पीरियड में, मतलब 1980 में भी और 1990 में भी ये सेम ही थी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो कि नेक्स्ट को मैंने कैसे लिखा हुआ है। इन कंट्रास्ट देयर वॉज ए माइनर डिफरेंस सीन इन द रेशियो, कि इसमें हम लोग माइनर मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है वो देख सकते हैं। किनकी रेशियो में, नेचुरल गैस है ना उनकी रेशियो में थोड़ा सा डिफरेंस है। सो देखते हैं कि वहाँ पे हमें थोड़ा सा डिफरेंस गिवन है नेचुरल गैस की रेशियो में। सो ये जो येलो पोर्शन है ये हमारा नेचुरल गैस, ये पहले 26 थी अब 25 हो गई है। सो इसमें मैंने बोल दिया माइनर डिफरेंस है, मतलब थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है, तो मैंने यूज़ कर दिया कि माइनर डिफरेंस है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउएवर द न्यूक्लियर पावर परसेंटेज वॉज 5% इन फॉर्मर ईयर। फॉर्मर मतलब जो पहला ईयर है, पहला कौन सा है, 1980।
1980 में इनकी जो परसेंटेज थी न्यूक्लियर पावर की वो 5% थी, ठीक है, वाइल्स्ट इट वॉज एस्केलेटेड टू 1/10 इन लेटर ईयर। और लेटर मतलब 1990, ठीक है, 1990 में क्या हो चुका था, इनकी जो रेशियो है वो इंक्रीज़ हो गई थी और कहाँ तक पहुँच गई, 1/10। 1/10 क्या होता है, मैंने आपको बताया हुआ है कि 1/10 हम बोलते हैं 10% को, ठीक है, कि अब वो 10% तक पहुँच चुकी है न्यूक्लियर पावर की परसेंटेज। सो ये जो हमें ग्रीन कलर गिवन है ये पहले 5% था, अब ये 10% तक पहुँच चुका है। सो मैंने 10% नहीं लिखा, मैंने 1/10 लिख दिया, ठीक है। ये भी एक वेरिएशन का वे होता है जो आप यूज़ कर सकते हो, बहुत हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। सो अब हम लोग BP2 को स्टार्ट करते हैं। The pie charts further collate that the proportion of coal was 22% and 27% in 1980 and 1990 respectively, कि जो कोल की प्रपोर्शन है 1980 में कितनी थी, 22% थी, और 1990 में 27% थी। तो इसमें मैंने कौन सा सेंटेंस यूज़ कर दिया, रिस्पेक्टिवली का। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि रिस्पेक्टिवली में जिसकी रेशियो हमने पहले लिखी है वही हमें ईयर पहले लिखना है, जिसकी रेशियो हमने बाद में लिखी है वो ईयर हमने बाद में लिखना है। अब जो 22% थी वो 1980 में थी, सो 1980 मैंने स्टार्टिंग में लिखा है क्योंकि मैंने पहली वैल्यू 22% लिखी है। सो जो हमने वैल्यू पहले लिखी है और वही सेम ईयर हमें लिखना पड़ेगा पहले, ठीक है। 22% थी 1980 में और 27% थी 1990 में। जो परसेंटेज आपने पहले लिखी है उसका ईयर आपने पहले लिखना है, जिसकी रेशियो आपने बाद में लिखी है उसका ईयर भी आपने बाद में ही लिखना है। नेक्स्ट मैंने क्या बोला, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी वॉज मेयरली जनरेटेड फ्रॉम ऑयल इन फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर कौन सा था, 1980। 1980 में सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है वो कहाँ से जनरेट की जाती है, ऑयल से जनरेट की जाती थी, ठीक है, विच वॉज 42%, और उसकी जो रेशियो है वो कितनी थी, 42% थी 1980 में। वेयर एज इट्स परसेंटम वॉज प्लंज्ड बाय 9% इन लास्ट ईयर। लास्ट ईयर मतलब 1990 में इसकी जो परसेंटेज है ना उसमें 9% तक डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। मतलब पहले वो कितनी थी, 42 थी, अब वो 9% कम हो चुकी है। सो अब हम वहाँ पे चल के देखते हैं। तो पहले ये 42 थी, अब ये 33 पर पहुंच चुकी है। तो मैंने 42 तो डायरेक्टली लिख दिया, लेकिन मैंने 33 नहीं लिखा, मैंने बाय का स्ट्रक्चर यूज़ कर दिया। और बाय में हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है कि बाय में हम माइनस करते हैं। जब हम 42 में से 33 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 9। तो मैंने यही बोला कि इसमें 9% तक डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है, 9% ये कम हो चुकी है 1990 में। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद मैंने बोला कि ये बात क्लियर हो जाती है अफर्मेंशन पाई चार्ट से, जो हमें एक्सपाउंड करता है, मतलब एक्सप्लेन करता है। यूएसए गिव मच सिंगल आउट टू ऑयल। यूएसए ने सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किसको दी है, ऑयल को दी है। वाइल्स्ट लीस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वॉज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर थ्रू आउट द पीरियड। तो मैंने बोला कि सबसे हाई क्या था, ऑयल था, और सबसे कम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर था पूरे पीरियड में। सो देखते हैं, ये दोनों चीज़ें ही थी वहाँ पे, कम और ज़्यादा। आप देख सकते हो कि 33% है, तो मैंने यही बोल दिया कि ऑयल सबसे ज़्यादा है, ठीक है। सबसे कम कौन सा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जो 5% में था। सबसे कम अमाउंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक की है और सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑयल की है। और मैंने आपको बताया हुआ है कि हम जो ओवरऑल है उसमें हाईएस्ट और लोएस्ट ही लगते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। करें हम स्टार्टअप राइटिंग टास्क 2 को। कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, तब तक मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देती हूँ। जो भी आपके इश्यूज़ हैं आप मेरे से पूछ लो, देन हम आगे कंटिन्यू करते हैं राइटिंग टास्क 2। तो राइटिंग टास्क 2 में हम एक्सटेंट वाला टॉपिक करते हैं, ठीक है। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री वाला। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, द रिसेंट पॉपुलैरिटी ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। जैसे कि हमें पता है कि ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो रही है,
विल रिज़ल्ट इन एंड ऑफ स्ट्रीट शॉप, जो हमारी लोकल शॉप्स हैं इसके साथ क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। टू वट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री, किस हद तक आप इसके साथ अग्री करते हो या फिर डिसअग्री करते हो। अगर आप लोग सोचते हो कि आप लोग अग्री करते हो तो इट मीन्स कि आपको लगता है कि शॉप्स बंद हो जाएगी। अगर आप लोगों को लगता है कि शॉप्स बंद होगी तो आप अग्री वाली साइड होंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि शॉप्स नहीं बंद होगी तो आप डिसअग्री वाली साइड होंगे। आपके ऊपर डिपेंड है, अग्री साइड को चूज़ करो, डिसअग्री साइड को चूज़ करो। कंपल्शन नहीं है कि आपने अग्री को ही चूज़ करना है। जिसके आइडियाज़ आपके पास ज़्यादा है आप उसी को ही चूज़ करो। इस ऐसे में मैं आपको डिसअग्रीमेंट बताऊंगी, ठीक है, कि कैसे हम डिसअग्री का लिख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न आती है कि हम डिसअग्री साइड नहीं जा सकते, ठीक है, बैड इम्पैक्ट पड़ता है बैंड स्कोर के ऊपर। ऐसा कुछ नहीं होता। जस्ट आप लोगों ने जो मैंने आपको कम्प्लेक्स सेंटेंसेस बताए हैं, आइडियाज़ कैसे इलेबोरेट करना है, एग्जाम्पल कैसे ऐड करनी है, कनेक्टर कौन से यूज़ करनी है, उन्हीं को ही आपने यूज़ करना है, ठीक है। सबसे पहले एक बार इसका जो सैम्पल आंसर स्टार्ट करने से पहले हम क्या देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वैसे तो मैंने आपको स्ट्रक्चर क्लियर किया हुआ है, एक बार फिर से बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें आएंगी। इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सबसे पहले आएगी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आएगा रीफ्रेज, देन थीसिस आएगा, ठीक है। जो हमारा BP1 होगा वो हमेशा थीसिस से ऑपोजिट ही बनता है, ठीक है। अगर हम लोग थीसिस में अग्री होंगे तो हमारा BP2 डिसअग्री का बनेगा। अगर हम लोग थीसिस में डिसअग्री हुए हैं तो BP1 हमारा अग्री का बनेगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको आउटवे वाले टॉपिक में बताया है, बस बिल्कुल वैसे ही है, कुछ भी आपको न्यू ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात और आपने अपने माइंड में रखनी है कि जो हमारा BP1 होगा ये 30% का बनता है और इसमें हम लोग एग्ज़ाम्पल को ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग एग्ज़ाम्पल को ऐड करते हैं तो इसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा हो जाएगी और हमने इसको 30% भी रखना होता है। सो दैट्स द मेन रीज़न कि हम इसमें एग्ज़ाम्पल को ऐड नहीं करते हैं। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि BP1 ऑपोजिट होता है थीसिस से और इसमें एग्जाम्पल नहीं आती है। BP2 और BP3 होती हैं, इन दोनों को मिलाकर बनता है हमारा 70% का, ठीक है। जो चीज़ हम थीसिस में लिख कर आए हैं, अगर हम लोग बोल के आए हैं थीसिस में कि हम अग्री हैं तो BP2 में आपने अग्री बताना है, BP3 में आपने अग्री बताना है, ठीक है। अगर आप लोग थीसिस में बोल के आए हो कि मैं डिसअग्री हूँ तो BP2 में डिसअग्री और BP3 में डिसअग्री। अब इसमें आएगा क्या क्या चीज़ें, टास्क स्टेटमेंट मतलब मेन पॉइंट भी आएगा, एक्सप्लेन भी आएगी, एग्जाम्पल भी आएगा, रिजल्ट भी आएगा। BP3 भी सेम जो हमने थीसिस में बताया होगा, अग्री बताया होगा तो अग्री आएगा, टास्क स्टेटमेंट, एक्सप्लेन, एग्जाम्पल एंड देन रिजल्ट। कंक्लूज़न में आपने लिखना है BP1 को ऑल दो लिख कर BP1, येट लिख कर BP2 और BP3, ठीक है। BP1 में आप जो भी हो मैटर नहीं करता, अग्री हो डिसअग्री हो, जो भी आपने रीज़न BP1 में दिया है वो आपने सबसे पहले लिखना है। येट के बाद जो आपने BP2 और BP3 में रीज़न्स दिए हैं वो आपने लिखना है। अब आपने अपने माइंड में क्या रखना है कि जो हमारा BP1 होगा, ठीक है, वो थीसिस से ऑपोजिट बनेगा। अगर आप लोग थीसिस में अग्री हो तो BP1 हमारा डिसअग्री का बनेगा। अगर आप लोग थीसिस में डिसअग्री हो तो BP1 हमारा अग्री का बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने ये बात ध्यान रखनी है कि जो हमारा BP1 है इसमें कोई भी एग्जाम्पल वगैरह नहीं आती है, ठीक है, क्योंकि ये 30% का होता है। अगर आप लोग थीसिस में हो अग्री, ठीक है, तो BP2 और BP3 होगा वो अग्री का होगा। अगर आप लोग थीसिस में हो डिसअग्री तो BP2 डिसअग्री, BP3 डिसअग्री, ठीक है। जस्ट जो हमारा होगा कौन सा BP1 होगा वो थीसिस से ऑपोजिट बनेगा हमेशा। कंक्लूज़न में आपने क्या लिखना है, सबसे पहले कंक्लूज़न में आपने लिखना है BP1 का रीज़न, ठीक है। जो भी आप BP1 में रीज़न देकर आए हो
वो आपने लिखना है। येट लिखकर जो आपने BP2 में रीज़न दिया है और BP3 में रीज़न दिया है वो आपने लिखना है। सैम्पल आंसर के साथ आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, फिर आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि हमने लिखना कैसे है। सो करते हैं स्टार्ट। फिर इसमें मैंने क्या बोला, इट इज़ कंसीडर्ड बाय मैनी इंडिजीनियस दैट ओइंग टू एडवांसमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग द डिमांड ऑफ द, मैंने क्या बोला, ये बात कंसीडर की जाती है बहुत सारे इंडिजीनियस के द्वारा, मतलब लोगों के द्वारा, कि आजकल बहुत ही ज़्यादा एडवांसमेंट मतलब प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है, पॉपुलैरिटी हो रही है किस चीज़ की, इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग मतलब ऑनलाइन शॉपिंग की आजकल बहुत ही ज़्यादा डिमांड हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारे लोकल शॉप्स है ना वो क्या हो जाएंगी, विल हैव प्लम्टेड इन अपकमिंग टाइम्स, आने वाले टाइम्स में जो शॉप्स हैं वो सारी ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है, ये बात मैंने बोली है। आई लार्जली डिसग्री विद दिस दैट नोशन, मैं डिसग्री हूँ, मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में शॉप्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, डिसअपियर हो जाएंगी। ड्यू टू ग्रे हेयर मासीज आर अनफेमिलियर अबाउट टेक्निकल गैजेट्स, कि जो ग्रे हेयर मासीज हैं मतलब जो ओल्ड पीपल हैं उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है किसके बारे में, टेक्निकल गैजेट्स के बारे में, मतलब जो मोबाइल फ़ोन्स हैं हमारे स्मार्ट, उसके बारे में भी उनको नहीं पता, कंप्यूटर्स वगैरह के बारे में भी ओल्ड पीपल को नहीं पता। अलॉन्ग विद इट विल एक्सेलरेट द चांसेस ऑफ फ्रॉड विद दैम, और जो ऑनलाइन शॉपिंग है ना वहाँ पे फ्रॉड के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो ये दो रीज़न है जो मैंने बताए हैं कि मैं इससे डिसएग्री करती हूँ। एक तो ऑनलाइन शॉपिंग से क्या होगा, फ्रॉड होगा, और दूसरी बात मैंने ये बोली कि जो ओल्ड पीपल हैं उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है टेक्नोलॉजी के बारे में। अब यहाँ पे मैं थीसिस में डिसएग्री हुई हूँ, तो जो मेरा BP1 होगा वो अग्री का होगा, ठीक है। सो देखो कि अग्री का ही है मैंने बनाया हुआ। कमेंसिंग विद द व्यूज़ ऑफ अग्रीमेंट के व्यूज़ के साथ स्टार्ट करते हुए, देयर आर मल्टीवेरियस रीज़न बिहाइंड माई प्रस्पेक्टिव, मेरे व्यू के पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं कि मुझे क्यों लगता है कि मैं इसके साथ अग्री हूँ, ठीक है। मल्टीवेरियस होता है मैनी। आगे देखो BP1 मैंने ऑपोजिट बनाया थीसिस से, ये बात ध्यान में रखनी है आप लोगों ने। पैरामाउंट 1, इट नॉट ओनली सेव्स देयर टाइम but also disparate sort of offers, मैंने क्या बोला कि इसके साथ टाइम भी लोगों का सेव होता है। अगर वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, उनको कोई भी दुकान में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो उसके साथ उनका टाइम भी सेव होगा और काफ़ी ज़्यादा अच्छी उनको डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, ऑफ़र्स मिल जाते हैं ऑनलाइन में, ठीक है। टू इलेबोरेट करके बता रही हूँ, एक्सप्लेन करके बता रही हूँ कि कैसे कस्टमर्स कैन ईजिली गेट डिस्काउंट विच असिस्ट दैम इन ऑर्डर टू सेव देयर मनी, जब उनको अच्छे डिस्काउंट्स मिल जाते हैं उसकी वजह से उनकी जो सेविंग है वो भी इंक्रीज़ होती है कस्टमर्स की। अपार्ट फ्रॉम दिस कंज्यूमर्स कैन बाय एनीथिंग वेदर इट इज़ रिलेटेड टू देयर टेस्ट और प्रेफरेंस, लोग अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो चीज़ लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं ऑनलाइन शॉपिंग की हेल्प से। जस्ट क्लिक ऑन वन बटन, उनको सिर्फ किसके ऊपर क्लिक करने की ज़रूरत है, एक बटन के ऊपर क्लिक करने की ज़रूरत है, जो भी उनको चाहिए वो ईज़िली वो वहाँ से ले सकते हैं। इवन इफ़ दे रिसाइड एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, चाहे फिर वो दुनिया में कोई भी कॉर्नर में रहते हो, अगर वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उनका टाइम सेव होगा, मनी सेव होगी, और एक क्लिक के साथ वो कोई भी ऑर्डर कर सकते हैं अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, जो चीज़ चाहिए उनको वो उसको ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। 10 मैंने बोला आगे रिज़ल्ट देने के लिए, आप देख सकते हो कि इसमें मैंने एग्जाम्पल नहीं ऐड की, मेन रीज़न दे दिया मैंने, उसको एक्सप्लेन कर दिया, अब मैं रिज़ल्ट बता रही हूँ इसका, ठीक है। इट प्रूव्स दैट इट विल वर्क एज ए बोन फॉर बायर, सो ये बात प्रूफ होती है, ये चीज़ ऑनलाइन शॉपिंग है लोगों के लिए, बायर्स के लिए, जो लोग खरीदते हैं उनके लिए वरदान की तरह काम करती है। बोन होता है वरदान, ठीक है। अब हम लोग किसकी तरफ जाते हैं, डिसएग्रीमेंट व्यूज़ की तरफ जाते हैं, क्योंकि हम अब BP2 को स्टार्ट करने लगे हैं। थीसिस में मैं क्या थी, डिसएग्री थी, तो BP2 में भी मैं डिसएग्री को एक्सप्लेन करूँगी, 3 में भी मैं डिसएग्री को ही एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। सो देखते हैं कि कैसे हमने इसको लिखना हो। मूविंग टुवर्ड डिसएग्रीमेंट, कि अब हम लोग डिसएग्रीमेंट की तरफ जा रहे हैं।
दैट हाउ इट विल इनकलकेट द चांसेस ऑफ ऑफेंसेस, कि ऑनलाइन शॉपिंग से कैसे ऑफेंसेस के चांसेस हैं इनकलकेट हो सकते हैं, मतलब इंक्रीज़ हो सकते हैं। ऑफेंसेस होता है क्राइम, ठीक है। मैं यही बात करके आई थी कि फ्रॉड वगैरह हो सकता है ऑनलाइन शॉपिंग में, तो अब मैंने फ्रॉड की जगह क्या लिख दिया, ऑफेंसेस लिख दिया। इनकलकेट का मतलब होता है इंक्रीज़। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे जो फ्रॉड है वो वहाँ पे होता है। इन दिस कम्पिटिटिव एरा, आजकल का जो कंपटीशन वाला एरा है, इधर फेक अकाउंट्स और स्मार्ट स्ट्रैटेजीज आर यूज्ड बाय देम। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो फेक अकाउंट बनाती हैं, स्मार्ट स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ करती हैं, बाय विच मासेस कैन ईजिली अल्यूर, जिससे क्या होता है कि लोग ईजिली उनके झांसे में आ जाते हैं। अल्यूर का मतलब है उनकी स्ट्रैटेजीज़ में आ जाते हैं, झांसे में आ जाते हैं। इवन डू एक्स्ट्रावेगेंट स्पेंडिंग, और बहुत ही ज़्यादा वेस्टफुल स्पेंडिंग है वो कर देते हैं ऑनलाइन शॉपिंग में। मोर ओवर दीज वेबसाइट डू डिस्टिंक्ट क्राइम विद लोकल रेजिडेंट्स। मैंने क्या बोला कि ये जो कंपनीज़ है ना, काफ़ी ज़्यादा क्राइम्स हैं लोकल लोगों के साथ करती हैं, ठीक है, जस्ट बाय प्रोवाइडिंग डिग्रेड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एट हाई प्राइजेस। जो लो क्वालिटी डिग्रेड होता है, लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को हाई प्राइजेस पे बेच देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बोला टू एपिटॉम, इट वॉज ए हेडलाइन इन द न्यूज़पेपर। ये हेडलाइन थी न्यूज़पेपर में, विच रिवील दैट, जिसने ये बात रिवील की है 20 में से जो 18 लोग थे हैड विक्टिम ऑफ साइबर क्राइम एज ऑनलाइन शॉपिंग वॉज प्रेफर्ड बाय देम। वो साइबर क्राइम के शिकार हो चुके थे क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस दी थी, ठीक है। सो इट विल बर्जनिंग द चांसेस ऑफ इलीगल एक्टिविटी। सो इससे ये बात प्रूव होती है कि जो ऑनलाइन शॉपिंग है ना, उसके साथ जो इलीगल एक्टिविटीज़ मतलब फ्रॉड के चांसेस है वो बर्ज हो जाते हैं, मतलब इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसमें मैंने क्या बोला कि काफ़ी ज़्यादा क्राइम है वो इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि वो फेक अकाउंट ऐसी स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करते हैं जिससे कि लोग उनके झांसे में आ जाते हैं और फिर वो बहुत ही ज़्यादा वेस्टफुल स्पेंडिंग करते हैं। इसके द्वारा जो लोकल लोग होते हैं ना, उनके साथ भी वो काफ़ी क्राइम्स वगैरह हैं वो कर देते हैं, जैसे कि जो लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं उनको हाई प्राइसेस पे बेच देते हैं। फिर मैंने एग्जांपल में बता दिया कि 20 में से 18 लोग थे वो क्या हो चुके थे, साइबर क्राइम का शिकार हो चुके थे क्योंकि वो हमेशा ही ऑनलाइन शॉपिंग करते थे। सो इससे ये बात प्रूव होती है कि जो ऑनलाइन शॉपिंग है वो फ्रॉड को ज़्यादा प्रमोट करती है, ठीक है। अब हम लोग BP3 को देखते हैं। BP3 में क्या बोला मैंने, फर्दर स्ट्रेंथनिंग द व्यूज़, अपने व्यूज़ को फर्दर स्ट्रेंथ करते हुए स्ट्रीट मार्केट विल नेवर डिसअपियर। लोकल शॉप्स है ना वो कभी भी डिसअपियर मतलब ख़त्म नहीं हो सकती, वो कभी भी उनका एंड नहीं हो सकता, बिकॉज ओल्ड पीपल हैव नो इन्फॉर्मेशन वेदर रिलेटेड टू ऑटोमेशन और इट्स प्रोसीजर। कि जो ओल्ड पीपल है ना उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है ऑटोमेशन के साथ रिलेटेड, मतलब टेक्नोलॉजी के बारे में उनको बिल्कुल नहीं पता और प्रोसीजर भी नहीं पता कि हम कैसे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है। जो ऑनलाइन शॉपिंग का प्रोसीजर है वो भी उनको नहीं पता और टेक्नोलॉजी के बारे में भी उनको नहीं पता है, जो ओल्ड लोग होते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, इफ़ सीनियर सिटीज़न हैव नो नॉलेज अबाउट इट्स प्रोसेस, अगर सीनियर सिटीज़न मतलब ओल्ड लोगों को नहीं पता है प्रोसेस के बारे में, दे विल गिव मच सिंगल आउट टू लोकल परचेजिंग, तो फिर वो लोकल ही परचेज़ करेंगे, जो भी उनको चीज़ लेनी होगी फिर वो शॉप्स को ही प्रेफरेंस देंगे अपकमिंग टाइम में, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है और उनको ये भी नहीं पता कि कैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है। फॉर इंस्टांस अ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय इंडियन लॉ मेकर, इंडिया की गवर्नमेंट ने ये सर्वे किया था, विच फाउंड दैट ऑलमोस्ट ए क्वार्टर मतलब 25%, ठीक है, गिव प्रेफरेंस टू मैनुअल शॉपिंग बाय ओल्ड पीपल इंस्टेड ऑफ ई शॉपिंग। मतलब 25% जो ओल्ड पीपल थे ना उन्होंने किसको प्रेफरेंस दी, मैनुअल शॉपिंग, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग को उन्होंने कोई भी प्रेफरेंस नहीं दी, उन्होंने क्या किया था, शॉप से ही चीज़ें खरीदी थी। ये सर्वे कंडक्ट किया गया था इंडिया की गवर्नमेंट ने, ठीक है।
देयरफॉर इट इज़ क्वाइट क्लियर दैट, ये बात क्लियर हो जाती है, वर्चुअल शॉपिंग मतलब वर्चुअल होता है, इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग इज़ इंटायरली वेस्टफुल, वो सभी वेस्टफुल है, एज वेल एज नेवर रिप्लेस मेन स्ट्रीट, वो कभी भी जो हमारी शॉप्स हैं उनको रिप्लेस नहीं कर सकती, शॉप्स हमेशा ही रहेंगी, वो रिप्लेस नहीं होंगी, वो डिसअपियर नहीं होंगी। ठीक है, अब कंक्लूज़न देखो कैसे लिखना है, जो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि कैसे लिखना चाहिए। टू कंक्लूड इट, although electronic applications give amazing incentive even consume less spare of time, मैं BP1 में एडवांटेजेस बता के आई थी ऑनलाइन शॉपिंग की, मैंने क्या बताया था कि वहाँ पे उनको अच्छे डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, उनका टाइम सेव होता है, यही बात करके आई थी। तो यहाँ पे भी मैंने यही बोला कि उनको अच्छे इंसेंटिव मिल जाते हैं, मतलब डिस्काउंट मिल जाते हैं, गिफ्ट वगैरह मिल जाते हैं ऑनलाइन शॉपिंग में, और उनका कम टाइम कंज्यूम होता है। ठीक है, मैंने BP1 की बात की है। ठीक है, आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है, ऑल दो लिखकर BP1 में जो रीजंस बताए हैं वो आपने लिख देने हैं। येट आई बिलीव दैट इट विल नाइदर फ्रूटफुल फॉर एल्डरली पर्सन नॉर प्रिजर्व फ्रॉम मिसलीड एक्ट, कि जो ऑनलाइन शॉपिंग है ना वो फ्रूटफुल मतलब यूज़फुल नहीं होंगी किन लोगों के लिए, जो ओल्ड पीपल हैं उन लोगों के लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं होंगे, और उनको वो मिसलीड एक्ट मतलब फ्रॉड से प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे मतलब फ्रॉड है वो बहुत ज़्यादा होता है ऑनलाइन शॉपिंग में, सो दैट्स द मेन रीज़न ये लोगों के लिए बेनिफिशियल नहीं है। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा, को कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रही हूँ, जो भी आपके डाउट्स हैं आप मेरे से डिस्कस कर लो, फिर हम नेक्स्ट मॉड्यूल को टीच करते हैं। ठीक है।